हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास यूपी डीएलएड की क्लास है। यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। ठीक है। और किस विषय की क्लास है? तो विज्ञान विषय की क्लास है, साइंस विषय की क्लास है। और हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 1 यानी यूनिट 1। इकाई 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं तथा उनका वर्गीकरण, सजीव और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। पौधों व जंतुओं में क्या अंतर होता है, क्या समानता होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो पिछली कुछ क्लासेस अपलोड हैं जो इकाई 1 से संबंधित हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर क्लास जो आप नहीं देखे हैं उन क्लासों को देख सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है। ठीक, मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। हम शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं, यानी कि हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं व्यापक तरीके से पढ़ते हैं। अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, इतनी सामर्थ्यता हमारे अंदर आ जाती है। चैनल पे नए होंगे मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर सब्सक्राइब और ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा ये होगा मेरे दोस्त कि एग्ज़ाम के समय आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दी जाएंगी, और जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा उसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जब भी आपका डेट शीट आएगा यानी जब आपका परीक्षा होता है तो उसकी जानकारी भी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगती है आपको, और जो आपके क्लासमेट्स होंगे उनके पास इस क्लास का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं वो घर बैठे अपनी पढ़ाई कर पाएँ। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन, इन्वायरमेंटल एडॉप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन को हम इंग्लिश में एडॉप्टेशंस बोलते हैं। अनुकूलन मतलब अगर हम सरल शब्दों में बोलें तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे कोई एक बच्चा है, अगर गर्मी का दिन है तो वो मात्र एक टी शर्ट में भी रह सकता है, लेकिन वही अगर गर्मी के जगह पे क्या हो जाए, ठंडी का मौसम आ जाए, ज़्यादा ठंडी लगने लगे, तो क्या एक टी शर्ट में रहा जा सकता है? नहीं रहा जा सकता। आप बोलेंगे तो ये बच्चा क्या करता है, फिर स्वेटर पहनने लगता है, या स्वेटर नहीं तो जैकेट पहनने लगता है। तो ये ऐसा क्यों करता है? ये ऐसा इसलिए करता है कि ये अपने पर्यावरण के अनुसार अपने को कंफर्ट बनाने की कोशिश करता है, उसमें फिट होने की कोशिश करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसे सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, मरमरा भी सकता है। भी ज़्यादा ठंडी लग जाएगी तो क्या होगा? तो जब भी हम अपने वातावरण में फिट होने के लिए अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? अनुकूलन बोला जाता है इस प्रक्रिया को। ठीक, तो आप यहाँ पे परिभाषा देख सकते हैं।
परिभाषा क्या है कि और जो अनुकूलन है ये सभी प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जैसे हम मानव हो गए, पक्षी हो गए और जीव जंतु हो गए, पौधे हो गए, सभी में पाया जाता है। जीव जिस वातावरण में रहता है उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीने के लिए विशिष्ट लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण इनके रंग, रूप, आकार, संरचना व स्वभाव से होते हैं। यही अनुकूलन है। ठीक, कि अगर आप किसी जीव को कोई वातावरण प्रदान होता है या वो किसी वातावरण में जन्म लेता है तो उसके बॉडी में पहले से उस वातावरण में रहने के लिए कई लक्षण समाहित होते हैं उसके बॉडी में, और जैसे जैसे उनको जीव को जो ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने अंदर वो बदलाव ला पाता है। ये जो विशेष लक्षण उसके बॉडी में होता है उसके रंग के रूप में हो सकता है और रूप के रूप में, यानी जो उसके शरीर की बनावट है, आकार है, संरचना है, या उसके बिहेवियर के रूप में हो सकता है। और इन्हीं सब में वो बदलाव लाकर अपने वातावरण में क्या होता है, कंफर्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने अंदर किसी चीज़ में बदलाव ला सके ऐसा उसके अंदर योग्यता होती है। तो ठीक इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। इसी का एक और परिभाषा है, अगर आप सरल शब्दों में समझना चाहते हैं तो, कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अगर गर्मी है तो एक टी शर्ट में रह लेते थे, ठंडी है तो स्वेटर पहन लेते हैं, तो वही प्रकार ठीक अपने आप को हम ढाल लेते हैं, ये चीज़ है। एक और परिभाषा है, अनुकूलन का मतलब है किसी जीव या व्यक्ति के शरीर में होने वाले ऐसे बदलाव जिससे वह अपने पर्यावरण में आसानी से क्या कर सकता है, रह सकता है। अनुकूलन जीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक बदलावों की प्रक्रिया है। यह शरीर का कोई अंग या स्थिति नहीं होता है। ठीक, अनुकूलन क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक, एक प्रोसेस है, और कैसा प्रोसेस है, जिसमें कोई जीव या व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, इस प्रकार का कोई बदलाव होता है जिससे कि वो अपने पर्यावरण में रहने में उसको आसानी होती है। ठीक, उसके शरीर में की रचना में कोई परिवर्तन हो सकता है, उसके कार्य करने के तरीकों में कोई परिवर्तन हो सकता है, और उसके द्वारा वो अपने वातावरण से क्या होता है, वातावरण में समायोजन करने की कोशिश करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकूलन। कुछ उदाहरण भी हमने आपके सामने रखे हैं। उदाहरण क्या है, जलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और पानी में तैरने वाले तने होते हैं। जो जल में पौधे होते हैं क्या होते हैं, जो जल में पौधे होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं। कमज़ोर क्यों होती हैं, क्योंकि वो उसमें स्थित नहीं हो सकती, तो कमज़ोर होती हैं। और तने क्या होते हैं, ऐसे तने होते हैं जो पानी में तैर पाते हैं, पानी में तैरने वाले तने होते हैं। तो अगर जल में कोई पौधा है, कोई जलीय पौधा है, तो उसके अंदर इस प्रकार की योग्यता होती है कि वो जल में रह सके। ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं कि वो अपने आप को जल में क्या करता है, अनुकूल बना पाता है, उसमें रह पाता है। इसके बाद एक उदाहरण और यहाँ पे हमने रखा है कि जलीय जानवरों का शरीर स्ट्रीमलाइंड होता है, वह श्वसन हेतु विशेष अंग गील होता है। आप देखे होंगे कि जो स्थल में जानवर रहते हैं वे श्वसन फेफड़ों के द्वारा करते हैं, यानी सांस फेफड़ों के द्वारा करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि अगर आप जलीय जानवर हैं तो फेफड़ों के द्वारा आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो जलीय जानवरों के पास सांस लेने के लिए क्या होता है, गील नामक एक श्वसन अंग होता है, गलफड़ जिसको हम बोलते हैं। तो जो जानवर अगर जलीय है तो उसके अंदर उसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेंगी जिससे वो जल में आसानी से रह सके। अगर कोई जानवर स्थलीय है, स्थल में रहने वाला है, तो उसके अंदर स्थलीय विशेषताएं होंगी कि वो स्थल खंड पे रह सके। तो यही चीज़ क्या होता है, अनुकूलन होता है। अनुकूलन के अगर प्रकार की हम बात करें तो 3 प्रकार के अनुकूलन होते हैं मूल रूप से, एक संरचनात्मक, एक शारीरिक और तीसरा व्यवहारिक। ठीक, ये चीज़ अगर संरचनात्मक परिवर्तन आप या संरचनात्मक अनुकूलन पूछेंगे कि कैसा अनुकूलन होता है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, बॉडी के
कोई स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज आता है और उसके वजह से वो अपने वातावरण में क्या होता है, अपने आप को फिट कर पाता है, वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। शारीरिक अनुकूलन क्या होता है कि जब आपके बॉडी के इंटरनल में कोई चेंजेस हो और उसके द्वारा आप अपने वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर पाएँ, तो क्या ये होता है शारीरिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन की मतलब आपके व्यवहारों में कोई परिवर्तन आए और उसके वजह से आपको अपने पर्यावरण में रहने में आसानी हो जाए, तो फिर वो व्यवहारिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक, व्यवहारिक परिवर्तन का आप एक और उदाहरण देख सकते, मतलब अगर आप उदाहरण पूछेंगे तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। ठीक, उदाहरण क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई हिरन है, हिरन कोई एक जंगल में रह रहा था, मान लीजिए जंगल ए में रह रहा था। ठीक, जंगल ए के किसी कोने में रह रहा था और ऐसे कोने में रह रहा था जहाँ पे शेर नहीं आ पाता है। ठीक, अपने सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ऐसे कोने में रहता था जहाँ पे शेर नहीं आ पाता है। लेकिन इसने आहट पाई, हिरन ने आहट पाई कि नहीं शेर आ रहा है इस जगह पे, और हिरन क्या किया, वहां से दुम दमा के भाग के जंगल बी के कोने में आ गया, यानी अपना निवास ही बदल दिया। तो अपने व्यवहार में इसने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव लाया कि अब इस जगह पे नहीं उस जगह पे रहना है, सुरक्षा को ध्यान में रखना है, तो अपने सुरक्षा को लेके काफ़ी सतर्क हुआ। तो इस प्रकार का परिवर्तन आप बोल सकते हैं कि व्यवहारिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, अनुकूलन की विशेषताएं क्या होती हैं, तो अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं कि अनुकूलन लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित होता है। यानी कि कोई भी वातावरण में जब आप जाते हैं या किसी वातावरण में आप जन्म लेते हैं, कोई जीव जन्म लेता है, तो क्या होता है कि तुरंत उस वातावरण को वो जीव नहीं समझ पाता है। इमेजिन कीजिए कि आप ही ने जब जन्म लिया था तो आप एक छोटे बच्चे थे, नन्हे से बच्चे थे, फिर आपकी मम्मी पापा ने आपकी उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया था, धीरे धीरे एक एक बाइट खाना खिलाया और फिर आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को समझ पाए थे। ठीक, तो जो अनुकूलन होता है यानी अपने पर्यावरण में कोई जीव, कोई जानवर, कोई पौधा अपने आप को अनुकूलित कर पाता है, तो ये एक विकास यात्रा के बाद होता है। धीरे 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 सारी चीज़ें डेवलप हो जाती है, हम अपने पर्यावरण में क्या होते हैं ऑल ओवर अच्छे से फिट हो जाते हैं। अनुकूलन आनुवांशिक रूप से स्थिर होता है। अनुकूलन जीवों को अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने में सक्षम बनाता है। अगर कोई जीव है और वो अनुकूलन नहीं कर पाता है, यानी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है पर्यावरण के अनुसार, तो क्या होगा, मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। ठीक, विलुप्त हो जाएगा। जब ठंडी आती है तो हम लोग को शौक थोड़ी लगा है कि भाई हजार हजार 1500 के जैकेट खरीद के स्वेटर हम लोग पहने। ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं रह सकते। ठीक, आग के पास दिन रात बैठे रहते हैं। तो ये अनुकूलन बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, विकास यात्रा के बाद आती है, आनुवांशिक रूप से स्थिर होती है। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जंतुओं में अनुकूलन क्या होता है या किस प्रकार का होता है। तो हम देखेंगे एडॉप्टेशंस इन एनिमल्स। जंतुओं में जलीय, स्थलीय, वायुवीय अनुकूलन देखने को मिलता है। इसके इतर जीव जंतु में अनुकूलन की प्रक्रिया भोजन, सुरक्षा, जलवायु, आवास के कारण होती है। अगर उसे भोजन की ज़रूरत न पड़े, अगर उसे सुरक्षा का ख्याल न हो, अगर उसे जलवायु के अनुसार एडजस्ट न होना हो, अगर उसे आवास की ज़रूरत न हो, तो फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है, फिर तो वो एक जगह पे पड़ा ही रहेगा। तो कुछ ज़रूरतें होती हैं, भोजन, सुरक्षा, जलवायु और आवास। तो इसके कारण क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं वो अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो अनुकूलन जो जंतुओं में होता है वो जलीय, स्थलीय, वायुवीय अनुकूलन देखने को मिलता है कि जो जानवर जल में रहते हैं वो किस प्रकार से अपने आप को जल में एडजस्ट कर पाते हैं। उसी प्रकार स्थलीय जानवरों की क्या विशेषता होती है, वायुवीय जो जीव होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है कि वो वायुमंडल में अपने आप
को सरवाइव कर पाते हैं, वहाँ रह पाते हैं। ठीक, ये चीज़ है। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। जो जंतु हैं उनके रहने के आधार पे कि वो कहाँ पे उनका निवास स्थान है, उसके आधार पे जीवों को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो भाग है, पहला भाग आपका है थलचर, या जिसे हम कह सकते हैं स्थलीय जंतु, या इंग्लिश में टेरिस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक, ये इस प्रकार के जो जानवर होते हैं या जो जंतु होते हैं वो स्थल पर पाए जाते हैं। स्थल किसे कहते हैं? जहाँ पर बैठकर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं वो क्या है? स्थल खंड है। स्थल खंड में पाए जाने वाले जंतुओं के उदाहरण: बिल्ली आपके घर का दूध पी जाती होगी, कुत्ता आपके घर का वफादार होगा, शेर आप अपने आप को समझते होंगे, बकरी अपने आप को कोई समझना नहीं चाहता, हिरन। तो ये सब क्या है? स्थल खंड में पाए जाने वाले जंतुओं के क्या है? उदाहरण हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, हिरन हैं, इनमें क्या विशेषता होती है कि ये स्थल खंड में रह पाते हैं, अपने आप को जीवित रखने में सक्षम हो पाते हैं। अगर इनमें वो लक्षण नहीं होते तो ये स्थल खंड पे इनका रहना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। तो वही विशेषता हम देख लेते हैं। स्थलीय जंतुओं में प्रचलन के लिए 4 पैर होते हैं। पैर यानी पाद, 4 पैर होते हैं जिससे वो एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर पाते हैं? गमन कर पाते हैं। जैसे कोई शेर आ गया और बिल्ली कुत्ते को अपना जान बचाना है तो वहाँ से भाग कर दूसरे जगह चला जाएगा, या शेर बहुत भूखा है 2 दिन से, उसको भोजन नहीं मिल रहा है तो वो ऐसा जगह जाएगा जहाँ पे उसको कोई ना कोई और छोटा जानवर मिले और उसको खा के वो अपना भूख मिटा लें। अगर उनके पास पैर नहीं रहता तो वो मर जाते हैं, एक ही जगह पे उनको सब चीज़ थोड़ी मिल पाता। तो उनको वहाँ पे सरवाइव करने के लिए उनके बॉडी में क्या विशेषता पाया जाता है कि 4 पैर होते हैं जिससे वो गमन कर पाते हैं। इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र ज़्यादातरों में फेफड़े होते हैं। जो स्थलीय जंतु होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा ही सांस लेने में सक्षम होते हैं, तो इनके शरीर के अंदर फेफड़ा होता है। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं हैं, जैसे घास के मैदान, घने जंगल वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। अगर स्थलीय जंतुओं के निवास की भी बात किया जाए तो स्थलीय जंतुओं के निवास भी 3 रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो घास के मैदान पे रहते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो घने जंगल वाले क्षेत्र में रहते हैं, और कुछ पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। तो जो घास के मैदान में रहते हैं उनमें क्या विशेषता होती है, जो घने जंगल में रहते हैं उनमें क्या विशेषता होती है, और जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं उनमें क्या विशेषता होती है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैदानी भाग में रहने वाले जंतु में क्या विशेषताएं पाई जाती है, क्यों ये मैदानी भाग में ही रहने में अपने आप को कंफर्ट समझते हैं। एनिमल लिविंग इन द प्लेन्स, कि जो जानवर प्लेन्स में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं। इसमें आते हैं शेर, हिरन, हाथी, वन अथवा घास के शेर, हिरन, हाथी वन अथवा घास के स्थल में रहता है। तो सबसे पहले हम शेर की विशेषता देखते हैं कि शेर क्यों मैदानी भाग में ही रहना उचित समझता है। शेर एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जानवरों का शिकार करता है। शेर का मटमैला रंग उसे घास के मैदान में छिपने में मदद करता है। मिट्टी का रंग देखे होंगे, जिस मटमैला होता है, थोड़ा सा अगर कहें तो डार्क येलो टाइप का मिट्टी का रंग होता है, या फिर लाइट येलो, जो भी आप बोल सकते हैं। तो उसी प्रकार का कलर कुछ आप देखिएगा शेर का भी रहता है। तो क्या करता है, घास के मैदान में छिप जाता है, मिट्टी का भी कलर वही, उसके खाल का भी वही कलर, उसके ऊपर बॉडी का कलर वही शेर का। तो दोनों क्या होता है, एक होने के कारण वो छिप सकता है, इसलिए वो घास के मैदान में रहना पसंद करता है। ठीक, बाकी जानवर जान नहीं पाते हैं कि शेर आ रहा है और वो अपना भोजन आसानी से प्राप्त कर लेता है। हिरन में क्या विशेषता पाई जाती है कि वो मैदानी भाग में ही रह पाता है। हिरन भी मैदानी क्षेत्र में रहने वाला जंतु है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। उसके लंबे कान तथा सिर के बगल में स्थित आंखें उसे खतरों की जानकारी देती हैं। उसकी तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में मदद करती है। ठीक, ये चीज़ें देखिए, मैदान में जब हिरन रहता है तो ये क्या करता है, अपने भोजन के लिए पौधों के कठोर तनों को चबा के खाता है, और पौधों के कठोर तने उसे मैदानी भाग में मिलते हैं। उसके लंबे कान होते हैं, सिर के बगल में स्थित आंखें
उससे खतरों की जानकारी देती है और बहुत ही तेज गति कर पाता है। और तेज गति आप कैसे जगह पे कर सकते हैं, मैदानी भाग में ही कर सकते हैं, जो चीज़ एकदम स्ट्रीट हो, सीधी हो। अगर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ नदी ये सब मिलेगा तो फिर आपकी गति क्या हो जाएगी, थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो ये शिकारी से अपनी जान बचा सके तो उसको तेज गति की जरूरत होती है, और उसके लिए वो मैदानी भाग में ही क्या करता है, रहता है। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है कि मरुस्थल में रहने वाले जंतु, एनिमल्स लिविंग इन द डेजर्ट। हमने पढ़ लिया कि स्थल खंड में रहने वाले जंतु क्या, मैदानी भाग में रहने वाले जंतुओं की क्या विशेषता थी। अब हम देख रहे हैं कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो डेजर्ट में रहना उचित समझते हैं, और वो डेजर्ट में ही रह के जिंदा रह पाते हैं। उनमें आपका ऊँट आता है, जिसे हम कैमल बोलते हैं, या फिर सीप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। ठीक, कि रेगिस्तान का जहाज, ये आपके जीके उके में पूछ सकता है। तो ऊँट मरुस्थल में क्यों रह पाता है, ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी के रूप में संचित रहता है। ऊँट का जो कुबड़ होता है उसमें जो चर्बी होता है उसमें वो भोजन को क्या करता है, संग्रह करके रखता है। भोजन न मिलने पर ऊँट इसी कुबड़ में से संचित वसा का प्रयोग करता है। ऊँट को अगर 2-3 दिन तक भी भोजन नहीं मिलेगा तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो अपने कुबड़ में क्या करता है, भोजन संग्रह करके रखता है। तो इसलिए वो मरुस्थल में रह पाता है। ठीक, क्योंकि मरुस्थल में न पानी भोजन की बहुत ही अपर्याप्तता होती है, मतलब नहीं मिलता है, क्योंकि पेड़ पौधे बड़ी कम होते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ऊँट में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रहने के गुण होते हैं। रेगिस्तान में पानी नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ऊँट क्या करता है कि ये अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में, आमाशय में जो उसकी स्थित थैलियां हैं उसमें पानी संचित कर लेता है, और अपने कुबड़ में भोजन संचित कर लेता है वसा के रूप में। तो जब भी इसको भोजन पानी 2-3 दिन तक नहीं मिलता है तो उसी में से वो ले लेके अपना पूर्ति करता रहता है और जिंदा रहता है। तो हमने देखा कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं में किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, भोजन संग्रह की विशेषता पाई जाती है, जिससे कि वो रेगिस्तान में रह पाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी जंतु पाए जाते हैं। इनमें क्या विशेषता होती है, ये कैसे पर्वतीय क्षेत्र में ही रह पाते हैं अच्छे से। तो इसमें हम देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में सामान्यतः बहुत ठंडा पड़ता है, सर्दियों में तो बर्फ भी गिरता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट जंतु जैसे कि याक पाया जाता है, भेड़ पाया जाता है, पहाड़ी बकरी पाया जाता है, और भालू भी पाया जाता है। ठीक, ठंड से बचने के लिए जंतुओं के शरीर की बनावट विशेष प्रकार की होती है। इनका शरीर लंबे मोटे व घने बालों से ढका रहता है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, यह ठंड रोधक का कार्य करती है। देखिए, अब पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें ठंड सहने की क्षमता होती है, और उनके बहुत लंबे लंबे मोटे मोटे घने घने बाल होते हैं। आप देखे होंगे जो पर्वतीय बकरी होते हैं उनके लंबे मोटे घने बाल होते हैं, और जो आपके घर की बकरी होती है उसमें वैसे बाल नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको ठंडी कम लगता है, और इनकी जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा की परत होती है त्वचा के अंदर, तो वो भी क्या करती है, उनको ठंड लगने से रोकती है। तो इस प्रकार की विशेषता पर्वतीय जंतुओं में पाई जाती है। तो हमने स्थलीय जंतुओं की विशेषता के रूप में क्या क्या पढ़ा कि मैदानी भाग में रहने वाले जंतुओं की क्या विशेषता पाई जाती है, मरुस्थल में रहने वाले जंतु किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु अपने आप को किस तरह जीवित रख पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जलचर यानी कि जलीय, या जिसे हम एक्वेटिक बोल सकते हैं, जलीय जंतुओं में किस प्रकार की विशेषता या किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जिससे अपने आप को जल में जीवित रख पाते हैं। ठीक, कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर जलीय जंतु का आपसे नाम पूछा जाए तो आपको मछली यानी फिश ही याद आएगा, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो फिश खाते भी होंगे। ठीक, ये चीज़ है। तो मछली में क्या विशेषता पाई जाती है कि वो पानी में रह लेता है, पानी में रहने के बाद मरता नहीं है, अपने आप को आसानी से जीवित रख पाता है। मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। इनमें श्वसन हेतु विशेष रचनाएं जैसे क्लोम गल्फड़ होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। ठीक, देखिए मछली अगर मैं बनाऊं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित, धारा रेखित मतलब इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है तो वो धारा रेखित हो जाएगा। चपटे पंख वाले, ये देखिए चपटे पंख वाला होता है इसका शरीर। और जब कोई किसी भी जीव का शरीर धारा रेखित हो इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, और चपटा पंख हो इस प्रकार से, तो वो क्या करता है, तैरने के काम आता है। जब आप नाव देखे होंगे तो नाव में जिसकी मदद से नाव को हम आगे बढ़ाते हैं वो भी चपटा होता है, देखे होंगे आप। तो ये चीज़ होता है कि धारा रेखित शरीर और चपटे पंख की मदद से क्या करता है, मछली तैर पाता है। गर्दन का अभाव होता है, गर्दन मछली में नहीं होती है तो वो आसानी से आगे बढ़ पाता है। आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। ठीक, इसी की वजह से वो जल में अपने आप को अनुकूल कर पाती है। मछली की पूंछ और पंख पतवार की तरह काम करती है। जो उसकी पीछे पूंछ होती है और जो पंख होते हैं मछली पे, वो पतवार की तरह काम करती है, पानी में उसको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। धारा रेखित आकृति क्या होती है, तो उसका डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे लिखा है, छोटा छोटा लिखा है, उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा, अगले बार से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है, नाव भी आप देखे होंगे इस प्रकार का होता है। ठीक, तो मछली का आगे वाला पार्ट भी इसी प्रकार का होता है। इसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। ये जो सामने वाला दोनों सिरा होता है ये क्या होता है, नुकीला होता है। बीच वाला भाग चौड़ा होता है, ये भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। इस तरह की आकृति को धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित शरीर तैरने में सहायक होता है। तो धारा रेखित आकृति क्या है कि आगे का जो आकार होगा वो नुकीला होगा, बीच का आकार चौड़ा होगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या बोलते हैं, धारा रेखित शरीर। ठीक, इसके बाद जल में पाया जाता है मेढक भी, ये स्थल में भी पाया जाता है। मेढक के पश्च पाद के पादजाल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। जो मेढक के पीछे के पैर होते हैं उसमें पादजाल होता है, उनके जो पैर होते हैं इस प्रकार का जालीनुमा वहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जो उसको पानी में तैरने में मदद करते हैं। लंबी लंबी मांसपेशियां होती हैं मेढक में, जो जिसकी मदद से वो भूमि पे देखते हैं फुदक लेता है, कूदता रहता है। इसके अतिरिक्त जल में वो त्वचा द्वारा श्वसन लेता है, जो श्वसन करता है, सांस लेता है। और जब वो स्थल पर होता है तो उसमें फेफड़े भी होते हैं, तो फेफड़े द्वारा भी श्वसन करता है। तो इस प्रकार से जो मेढक है आपका वो स्थलीय जंतु में भी आता है और जलीय जंतु में भी आता है। ठीक, ये चीज़। अब हमने दो चीज़ देख लिया, तीसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि नभचर या फिर वायवीय या एरियल एनिमल्स कैसे होते हैं, ये कैसे वायुमंडल में रह लेते हैं, वायु में अपने आप को कैसे कंफर्टेबल कर पाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ देखेंगे हम। वायुवीय जंतु जो होते हैं उनमें क्या विशेषता पाई जाती है। कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। जैसे कौवा आपका हो गया, काँव काँव करता है, गौरैया हो गया, बाज हो गया, सील हो गया, ये सब क्या हैं, वायवीय जंतु हैं। ठीक, हवा में रहते हैं। अगर ये हवा में न रहें तो ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि हवा में रहने वाले कौन से जंतु को आप पसंद करते हैं तो हमेशा बाज कहिएगा। ठीक, बाज बड़ी ही साहसी जंतु होता है। वायवीय अनुकूलन की क्या विशेषताएं होती हैं, पहला हम देखते हैं, जो कीट होते हैं वो उड़ते हैं तो इनमें उड़ने के लिए लक्षण पाए जाते हैं। इनका शरीर बड़ी ही छोटा होता है, इनका शरीर हल्का भी होता है, इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। यह उड़ते समय 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनमें तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि आते हैं। तो उड़ने के लिए इस प्रकार का बॉडी होना चाहिए कि बॉडी पहली बात तो छोटा हो, बड़ी भारी भरकम बॉडी लेके आप कैसे उड़िएगा। शरीर भी हल्का होना चाहिए, उड़ते समय 2 जोड़ी पंख फैला लें, इस प्रकार की विशेषता होती है कीटों में। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है, धारा रेखित शरीर होता है। तो उड़ने के लिए भी विशेषताएं चाहिए, नौकाकार, धारा रेखित।
इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं। जब ये उड़ने लगते हैं तो इनके आगे के पैर ही क्या करते हैं, पंखों का कार्य करते हैं। इनका शरीर हल्का होता है जिससे ये आसानी से उड़ पाते हैं। इनकी अस्थियां यानी हड्डियां खोखली होती हैं और इनकी हड्डियों में वायु भरा होता है, हवा भरा होता है, जिससे इनका शरीर क्या होता है, ये हल्का होता है। ठीक, ये चीज़ है। बैलून देखते हैं, बैलून तब तक नहीं उड़ता है जब तक उसके अंदर हवा ना भरा हो। तो उसी प्रकार जो पक्षी होती हैं उसके हड्डियों में भी हवा भरा होता है और उसी की मदद से वो उड़ पाती हैं। फेफड़ों से जुड़े जो वायु कोष होते हैं उसमें हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इसमें तोता, कबूतर, गौरैया, कौवा, कोयल आदि आते हैं। ठीक, उड़ने वाले पक्षियों में। आगे क्या विशेषताएं हैं कि प्रत्येक पक्षी के शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं और जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है जो उन्हें पंखों को ऊपर नीचे गति करने में सहायता करती है। ठीक, ये चीज़ है। कुछ पक्षी पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, बतख, कीवी आदि, क्योंकि इनमें उड़ने में सहायता करने वाली पेशियां निष्क्रिय होती हैं। तो जो छाती की मांसपेशियां हैं उनका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप उड़ पाइएगा। तो ये जो शुतुरमुर्ग हो गया, बतख हो गया, कीवी हो गया, ये नहीं उड़ पाते हैं, लेकिन ये पक्षी हैं। ठीक, क्योंकि जब अगर आपकी छाती की मांसपेशियां मजबूत होंगी तभी पंख क्या करेंगे, पंखों को आप ऊपर नीचे गति करने में गति करवाने में आपको मदद मिलती है, पक्षियों को मदद मिलती है। किसी पक्षी जैसे मुर्गी, बतख, तोता, गौरैया, बाज या कौवा की चोंच को देखें। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। ठीक, इनकी सिर्फ चोंच होती है। ये चीज़ है कि पक्षियों की दांत नहीं होती है, सिर्फ चोंच होती है। वो चुगते हैं दाना वाना, आप जो भी देखे होंगे, चुग के तुरंत उड़ जाते हैं ताकि उनको कोई पकड़ ना ले। तो ये चीज़ है, उससे वो क्या करते हैं, जल्दी दाना को चुग लेते हैं। चबाना वाना वाला कोई सिस्टम उनको नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ है। तो ये क्या होता है कि उनको वापस अपने निवास स्थान पे जाने में मदद करता है। वो अगर दाना को खाने में ज़्यादा उनको टाइम लगेगा तो दिक्कत होगा। तो पक्षियों, आपको ये बात पता नहीं होगी, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, तो पक्षियों में चोंच होते हैं। पक्षी भोजन की खोज में उड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। इसे पक्षियों का देशांतरण कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में अधिक ठंड के कारण या ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां मौसम गर्म होता है। मौसम ठीक हो जाने के बाद ये अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम वाराणसी में रहते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ देश की बात कर रही है। ठीक, तो हम चलिए डायरेक्ट हम देश का ही ले लेते हैं कि अगर नहीं दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कोई पक्षी गर्मी के दिन में कहाँ रह रहा था, हिमाचल में रह रहा था। तो क्या था कि यहाँ रह ले रहा था, लेकिन ठंडी में क्या होगा, यहाँ और ज़्यादा ठंड लगेगी। तो ये क्या करेगा, हिमाचल छोड़ के हमारे यूपी आ सकता है या फिर एमपी आके रह सकता है, और जैसे ही ठंडी ख़त्म होगी वापस से हिमाचल चला जाएगा। तो ये चीज़ है कि मौसम के अनुसार वो अपने निवास स्थान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। विलुप्त होती प्रजातियां, जो जीव जंतु बदले हुए परिवेश में अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं, यानी कि जैसे ठंडी के मौसम में अगर पक्षी वहाँ से छोड़कर दूसरे स्थान पे नहीं जाएंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए ऐसा वो करते हैं। और जो पक्षी ऐसा नहीं कर पाएगा वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, या जो जंतु ऐसा नहीं कर पाएगा वो विलुप्त हो जाएगा। जैसे डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, ये पहले देखने को मिलता था, एकदम पहले जब हम लोग भी नहीं आए थे तो, लेकिन अभी सब आपको नहीं मिलता होगा देखने को। डोडो, गिद्ध, गौरैया, सारस, ये सब आप बहुत ही मुश्किल से देख पाते होंगे। तो ये प्रजाति क्या हो गया, धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया या फिर हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं उभयचर जंतु। उभयचर जंतु किसे बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलेंगे एम्फीबियंस एनिमल्स। ये उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, यानी मिट्टी पे भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं। कुछ जंतु जल एवं थल दोनों स्थानों में वास करते हैं, जैसे आपका केचुआ हो गया, मेंढक हो गया, टोंड हो गया,
न्यूट हो गया, सैलामेंडर हो गया, जिम्नोफियोना हो गया, जिम्नोफियोना समूह के सीलियन हो गया। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पुच्छ उपस्थित होता है, छिपकली वगैरह आप देखे होंगे तो उसमें पुच्छ भी होता है। तो ये सब उभयचर जंतु में आते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे पौधों में अनुकूलन किस प्रकार से होता है, एडॉप्टेशंस इन प्लांट्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो कल की क्लास में इसको करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, हमने आज क्या पढ़ा कि जंतुओं में अनुकूलन किस प्रकार से देखने को मिलता है, और इसमें हमने सारा चीज़ देखा एक एक करके कि स्थलीय जंतुओं में क्या अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं, जलीय जंतुओं में अनुकूलन की क्या विशेषताएं होती हैं, और वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन की क्या विशेषताएं होती हैं, उभयचर जंतुओं में अनुकूलन की क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए, अगर कहीं पे भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा इसमें तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया। हम आपको ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे या फिर अगले क्लास में उसको फिर से समझा देंगे। चलिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट PDF या नोटिफिकेशंस हैं UPD अलर्ट से वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में।